दोस्तों, जहां भारत मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रही है, वहीं चीन ने समंदर में खोजा एशिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार। एक महीने में ये दूसरी बड़ी खोज, माला माल हुआ ड्रैगन। जानेंगे पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। अचानक गाजा युद्ध विराम पर तुर्की और हमास के बीच बड़ी बैठक क्या नया मोड़ लाएगी? उधर उत्तर कोरिया ने पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान रूस के साथ खुला मोर्चा खोल दिया है। और साथ में आपको बताएंगे, यूक्रेन युद्ध को लेकर 3 पक्षीय वार्ता के लिए जेलेंस्की तैयार, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत सरकार लगातार मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, तो वहीं चीन को समुद्र के नीचे सोने का बहुत बड़ा खजाना मिला है। यह चीन का पहला अंडर वाटर गोल्ड रिजर्व है और फिलहाल इसे एशिया का सबसे बड़ा समुद्री सोने का भंडार माना जा रहा है। चीन के लिए यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो कई सालों से सोने और दूसरी कीमती धातुओं की तलाश में लगातार मेहनत कर रहा था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये सोना शेडोंग प्रांत के यानताई इलाके में लाइझोउ के तट के पास समुद्र के नीचे मिला है। इस खोज के बाद लाइझोउ इलाके में कुल सोने का भंडार बढ़कर 3,900 टन से ज्यादा हो गया है। ये चीन के कुल सोने के भंडार का करीब 26% हिस्सा है। इस खोज के साथ ही चीन सोने के भंडार और सोने के उत्पादन दोनों मामलों में दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। यानताई प्रांत की सरकार ने इस हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी मौजूदा 5 साल की योजना की उपलब्धियों बताते हुए इस खोज की जानकारी दी। हालांकि अधिकारियों ने अभी ये नहीं बताया है कि समुद्र के नीचे मिला यह सोना कुल कितना है। खास बात यह है कि पिछले 1 महीने में यह चीन की दूसरी बड़ी सोने की खोज है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार इससे पहले नवंबर में लियाओनिंग प्रांत में 1444 टन से ज्यादा का एक बहुत बड़ा गोल्ड डिपॉजिट मिलने की घोषणा हुई थी। इसे 1949 के बाद चीन की अब तक की सबसे बड़ी एकल सोने की खोज बताया गया। इसके अलावा शिनजियांग के पास कुल्लुन पहाड़ों में भी 1000 टन से ज्यादा सोना होने का अनुमान लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जियाओडोंग प्रायद्वीप पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग बेल्ट माना जाता है। यही चीन के कुल सोने का करीब 1/4 हिस्सा मौजूद है। आपको बता दें कि चीन पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला देश है। चीन गोल्ड एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल चीन में 377 टन से ज्यादा सोने का उत्पादन हुआ। हालांकि उत्पादन में नंबर 1 होने के बावजूद प्रमाणित सोने के भंडार के मामले में चीन अब तक दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और रूस से पीछे था। लेकिन अब नई खोजों से यह फर्क काफी हद तक कम हो सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि इन बड़ी खोजों के पीछे चीन की तेज और आधुनिक खोज नीति बड़ी वजह है। चीनी वैज्ञानिक अब सोने की तलाश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेहद ताकतवर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और आधुनिक सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल चीन ने इस काम में 116 अरब युआन खर्च किए थे, जबकि 2021 से अब तक कुल निवेश करीब 450 अरब युआन तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर समुद्र के नीचे मिला यह सोना चीन की आर्थिक ताकत को और मजबूत करता दिख रहा है और आने वाले समय में दुनिया के गोल्ड मार्केट पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालिन ने शनिवार को इस्तांबुल में हमास के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस बैठक में गाजा में लागू युद्ध विराम समझौते पर विस्तार से चर्चा हुई। अनादुलु एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की ओर से यह प्रतिनिधि मंडल खलील अल हय्या के नेतृत्व में आया था। खलील अल हय्या हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य है और गाजा युद्ध विराम वार्ता में हमास की बातचीत टीम के प्रमुख भी है। बैठक के दौरान हमास प्रतिनिधियों ने कहा कि वो युद्ध विराम की सभी शर्तों का पालन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तुर्की को इजराइल की ओर से किए जा रहे उल्लंघनों की जानकारी भी दी। इस बातचीत में गारंटर देश तुर्की की भूमिका पर खास जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने गाजा में युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने और इजराइल द्वारा हो रहे उल्लंघनों को रोकने के लिए तुर्की के लगातार प्रयासों पर चर्चा की। इसके अलावा गाजा शांति योजना के दूसरे चरण में जाने के लिए किन हालात की जरूरत है, इस पर भी बात हुई। साथ ही रास्ते में आ रही मौजूदा चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी विचार किया गया। बैठक में गाजा के लिए तुर्की के मानवीय सहायता को लेकर भी जानकारी दी गई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय देशों
और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर और ज्यादा राहत सामग्री गाजा पहुंचाने, खास तौर पर टेंट की आपूर्ति बढ़ाने पर चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। तुर्की और हमास दोनों ने एक बार फिर फिलिस्तीनी राष्ट्रीय एकता, आपसी मेल मिलाप और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर कोरिया ने पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ आवाज उठाई है। शनिवार को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अगर दुनिया को बराबरी और बहुध्रुवी यानी मल्टीपोलर व्यवस्था की ओर ले जाना है तो सभी देशों को पश्चिम के इन एक तरफा दबाव वाले कदमों का डटकर विरोध करना होगा। प्योंगयांग ने कहा कि दुनिया भर में अब ऐसी आवाजें तेज हो रही है जो उन एक तरफा प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रही है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि 4 दिसंबर को एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी जो एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बुलाई गई थी। इस बैठक में अमेरिका और उसके वफादार सहयोगियों की कड़ी आलोचना की गई। वो दूसरे देशों की संप्रभुता, अस्तित्व और विकास के अधिकारों को कमजोर करने वाली नीतियां अपना रहे हैं। उत्तर कोरिया ने बताया कि वो इस मुद्दे पर रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ एक ही समूह में खड़ा है। इन देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो अवैध एक तरफा प्रतिबंधों को साफ तौर पर खारिज करें। उत्तर कोरिया का कहना है कि ये एक तरफा कदम मानव गरिमा और अधिकारों का हनन करते हैं, विकासशील देशों की आर्थिक तरक्की रोकते हैं और सतत विकास लक्ष्यों की राह में बड़ी बाधा बनते हैं। अंत में उत्तर कोरिया और उसके सहयोगी देशों ने मांग की कि ऐसे सभी एक तरफा और दबाव बनाने वाले प्रतिबंधों को बिना किसी शर्त के पूरी तरह खत्म किया जाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के 3 पक्षीय वार्ता प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर बातचीत से कैदियों की अदला बदली हो सकती है या राष्ट्रीय नेताओं की बैठक का रास्ता साफ होता है तो यूक्रेन इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के शीर्ष वार्ताकार रुस्तम उमेरोव ने उन्हें अमेरिकी वार्ताकारों के साथ शुक्रवार को हुई हालिया चर्चाओं की जानकारी दी है और शनिवार को एक नई दौर की बातचीत होनी है जिसमें जंग के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर चर्चा की जाएगी। इसी बीच रूसी विशेष दूत किरिल दमित्रियोव भी अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत के लिए मियामी में मौजूद है। ज़ेलेंस्की के अनुसार अमेरिका अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच 3 पक्षीय वार्ता का प्रस्ताव दे रहा है। उन्होंने कहा, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से नेताओं की बैठक पर सहमति बन जाए तो मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। हम ऐसे अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन केवल उन प्रस्ताव का समर्थन करेगा जिनमें पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में अभी जो फ्रंट लाइन है वो वैसी की वैसी रहे, यानी यूक्रेन को अपना जो हिस्सा अभी कंट्रोल में है उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। वो कोई भी समझौता नहीं चाहते जिसमें उनका कब्जे वाला क्षेत्र रूस को देना पड़े। उन्होंने कहा, मेरे लिए न्यायपूर्ण विकल्प यही है कि हम वहीं खड़े रहें जहां अभी खड़े हैं। पूर्वी यूक्रेन में एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाने के अमेरिकी प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह फैसला यूक्रेन के लोगों को करना है। अंत में उन्होंने जोर दिया कि वो हर कदम पर सावधानी से काम कर रहे हैं ताकि जमीन बंटवारा समझौता ना हो बल्कि स्थायी शांति और विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी मिले। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।